हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स के मॉड्यूल 3 को कवर करेंगे, विच इज़ इंटरनल अलाइनमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंटरनल अलाइनमेंट सीखेंगे, स्ट्रक्चर अमंग ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, दो एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे। व्हाट शेप्स इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, इक्विटी थ्योरी एंड टूर्नामेंट थ्योरी हम ट्राई करेंगे कवर करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ इंटरनल अलाइनमेंट, राइट? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रॉम मिल्कोविच। So it refers to the pay relationship among different job skills competencies within an organization. ठीक है, it helps them address relationships inside the organization. अब easy language में इसको समझते हैं। ठीक है, एक कंपनी में 50 different jobs हैं। ठीक है, from office assistant to CEO. So internal alignment means that people who are doing more complex or valuable job are paid more. ठीक है, it also means that people who are doing similar work need to be paid similarly. तो जो बेसिक लॉजिक है इंटरनल अलाइनमेंट का वो ये है कि हम लोग ऐसे पे स्ट्रक्चर डिफाइन करें जो फेयर हो और लॉजिकल हो। ठीक है, यहाँ पे पे स्ट्रक्चर रेफर्स टू एरे ऑफ पीरियड फॉर डिफरेंट वर्क ऑफ स्किल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब पे स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है? बाय नंबर ऑफ लेवल्स, डिफरेंशियल इन पे बिटवीन द लेवल्स एंड क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन दीज टू फैक्टर्स। ठीक है, अब वाई इज इंटरनल अलाइनमेंट इम्पॉर्टेंट? अब एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर एक जूनियर एम्प्लॉय है, अगर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव काम जैसे पहले करता था, अगर मुझे अपने मैनेजर से ज़्यादा सैलरी मिल रही होती तो वो उसके लिए अनफेयर होता। क्यों? क्योंकि उसके पास मुझसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके पास मुझसे ज़्यादा स्किल्स हैं, बट पे किसको ज़्यादा मिल रहा है? मुझे। तो इट इज़ अनफेयर फॉर हिम और हर। ठीक है, टू पीपल डूइंग द सेम जॉब गेट अ डिफरेंट पे, तो ये फ्रस्ट्रेशन कॉज करेगा। अगर मैं एक टीयर 2 कॉलेज से हूँ, किसी टीयर 1.5 या 1 के एम्प्लॉय को कुछ ज़्यादा सैलरी मिल रही हो विद सेम एक्सपीरियंस एंड सेम प्रोफाइल, तो इट विल कॉज फ्रस्ट्रेशन एंड प्रोबेबली आई विल लीव। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर कोई क्लैरिटी नहीं होगी कि जॉब को कैसे रैंक करना है, कैसे वेट करना है, तो मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो इट बिल्ड्स फेयरनेस एंड ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉयज, रिड्यूसेस कंप्लेंट्स। अगर फेयर पे होगा तो कंप्लेंट्स कम होंगी, अगर फेयर पे होगा तो टर्नओवर भी कम होगा। अब ये समझ में आ रहा है कि सीईओ को ज़्यादा सैलरी क्यों मिल रही है और सीईओ के नीचे काम करने वाले बिजनेस हेड्स को कम क्यों सैलरी मिल रही है। करेक्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि प्रमोशन और सैलरी ग्रोथ की क्या पिक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर अमंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इंटरनल पे स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिफाइन किया था बाय नंबर ऑफ लेवल ऑफ वर्क, पे डिफरेंशियल्स बिटवीन द लेवल एंड क्राइटेरियन यूज टू डिटरमाइन द लेवल एंड डिफरेंशियल्स। अब यहाँ पे दो एग्जांपल देखते हैं। लॉकहीड मार्टिन में 6 लेवल्स हैं और जीई हेल्थ केयर में 5 लेवल्स हैं। पे डिफरेंशियल बिटवीन द लेवल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी यहाँ पे नंबर नहीं है, बट अगर आप अपनी कॉम्पेंसेशन बाय न्यूमैन देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि पे डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है इन 6 लेवल्स में। इनफैक्ट इन 2 लेवल्स में थोड़ा कम है, फिर इन लेवल्स में ज़्यादा है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्किल्स एंड वर्क दैट दे आर डूइंग इंक्रीजेज डाउन द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज जी हेल्थ केयर। तो एसोसिएट प्रोफेशनल, लीड प्रोफेशनल, सीनियर प्रोफेशनल, एग्जीक्यूटिव। तो दी जॉब हियर इज डिफाइंड बाय जॉब स्कोप, अकाउंटेबिलिटी एंड स्किल्स। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनके कॉम्पनसेशन में काफ़ी कुछ फ़र्क आ जाता है। तो अब समझते हैं कि व्हाट शेप्स द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को शेप करने के लिए दो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, दो बड़े अम्ब्रेलाज हैं जिनको हम बात करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर पे देखते हैं इकोनॉमिक प्रेशर कैसे, कि अब देखते हैं कि वीडियो एडिटिंग की स्किल जो है वो बहुत इन डिमांड है, बट अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। तो क्या आपको अच्छे टैलेंट को हायर करने के लिए, या इनफैक्ट टैलेंट को हायर करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सो इकोनॉमी आपको यहाँ अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मिनिमम वेजेस एक्ट इंडिया में लागू होता है। ठीक है, तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज देना ही पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स, अगर यूनियनाइज्ड है आप लोग, या आपके कस्टमर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो आप लोग अपने पे को थोड़ा सा कोशिश करोगे कि कम रखो। ये अगर यूनियन बोल रहा है कि हमारे पे को बढ़ाना होगा, तो यू हैव टू मैनेज दीज थिंग्स। कल्चर्स एंड कस्टम्स, कुछ कल्चर्स होते हैं जो एगैलिटेरियनिज्म प्रमोट करते हैं। तो जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे
सारे लोगों को सेम पे मिल रहा होता है, बट ये काफ़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच है जो कि बहुत लोग, बहुत क्या मतलब आई थिंक 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस माइट नॉट बी यूजिंग इट बिकॉज इतनी आइडियलिस्टिक अप्रोच कुछ होती नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर स्ट्रैटेजी। अगर मैं अपनी इस चैनल की वेबसाइट बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को अच्छा टैलेंट चाहिए होगा, हाई ग्रोइंग टैलेंट चाहिए मेरे को, तो मेरे को अच्छे लोग अच्छे पैसों पे हायर करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी, अब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए भी मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ईजी टेक्नोलॉजी अगर होगी कोई तो मैं उसके लिए कम पैसे, जैसे डेटा एंट्री है तो डेटा एंट्री में सैलरी ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आसान है। वहीं पे अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाने की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर बनाने में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं दैट आर नॉट ईजीली अवेलेबल, तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ह्यूमन कैपिटल है, तो मोर एक्सपीरियंस और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नीड हायर पे। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा स्किलिंग है एम्प्लॉयज़ की, तो दे नीड हायर पे। वर्क डिज़ाइन, अगर टीम स्ट्रक्चर है तो शायद हम लोग कम पे रख सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पे स्ट्रक्चर्स, बट अगर इंडिविजुअल वर्क है तो हम लोग को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया इंटरनल अलाइनमेंट के लिए। जो दो थ्योरीज हैं, इक्विटी थ्योरी एंड टूर्नामेंट थ्योरी, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।